नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी दूसरी क्लास, जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत सीरीज हम स्टार्ट किए हैं पिछली क्लास से, और उस क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 1858 टू 1947। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपके क्लास में जो है 2 मिनट का जो है रिकैप कराना चाहता हूं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में चीजें आपके दिमाग में डालूंगा, और वो स्टोरी जो है मुझे कनेक्ट करनी पड़ेगी कि हमारी स्टोरी स्टार्ट कहां से हुई थी। तो 1600 का वो टाइम था जब पहली बार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस मिला था कि इंडिया में आके ट्रेड करने का। उस टाइम पे 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे यहाँ पर आई, और मैंने जैसे आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये कोई नॉर्मल कंपनी नहीं थी, ये एक पॉलिटिशियन से भरी हुई जो है बहुत स्ट्रांग कंपनी थी। 1608 में उन्होंने आने के बाद सबसे पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में लगाई, उसके बाद उन्होंने मसूलीपट्टनम और भारत के डिफरेंट जगहों पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा के पैसे कमाने स्टार्ट किए। बट उनकी जो बेसिक कमाई थी वो कोई फॉर्मल वे में नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे मुगल का राज था हमारे देश पे, और वो लोग जो है बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक रंगदारी के रूप में जो है पैसा हम लोगों से ले रही थी। और ये भी मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस टाइम पे आई थी वो एक बहुत करप्ट कंपनी थी, और ऐसे ऐसे सिलसिला बढ़ता रहा। और 1727 में जो है पहली बार जब नादिर शाह ने मुगल एम्परर्स पे अटैक किया तो मुगल एम्परर्स की जो है पूरी नींव हिल गई। उनको जो है उससे पहले इतना ब्रूटल अटैक मुगल्स पे कभी नहीं हुआ था, और वो इस चीज से जो है संभल नहीं पाए, और यहां से धीरे धीरे मुगल्स जो है कमजोर होने लगे। और ब्रिटिशर्स इसी चीज का जो है फायदा उठाना चाह रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की बहुत पुरानी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की। और आज मैं आपको आपकी क्लास में इतनी बार जो है दिखाऊंगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है इंडिया में स्टार्ट की थी, और कहां कहां उन्होंने ये चीजें लगा के अपना फायदा बनाया था। फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जिससे जो है उनको और भी जो है अपना दबदबा बनाने का मौका मिला और मुगल्स कमजोर हुए। बट फाइनल नेल इन द कॉफिन पड़ी 1764 बैटल ऑफ बक्सर में, जब मुगल एम्पायर के जो एम्परर थे शाह आलम II जो है वो हार गए, और उनको 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करनी पड़ी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से उन्होंने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी राइट्स दे दी थी 3 प्रमुख प्रांतों की, जो कि उस टाइम पे सबसे जो है मुख्य रूप से जो है प्रोडक्शन में सबसे आगे थे। वो प्रांत जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा थे। ये चीजें दीवानी राइट मिलते ही वहां की ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि अब जो है हमारे पास बहुत पैसा आएगा। पर कहानी एकदम पलट गई। जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत करप्ट कंपनी थी, और उन्होंने जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपना लेखा जोखा दिखाया तो उसमें 1 मिलियन पाउंड का लॉस दिखा दिया। ये चीज देखते ब्रिटिश की पार्लियामेंट जो है एकदम हिल गई कि अब आपके पास जब फॉर्मल वे में टैक्स कलेक्शन के राइट्स आ गए तो इतना ज्यादा लॉस कैसे हो गया। और इसके बाद जो है ब्रिटेन पार्लियामेंट ने ये चीज जो है स्टार्ट की कि अब जो है हम ईस्ट इंडिया कंपनी पे एक पट्टा बांध के रखेंगे, उन पे एक रेगुलेशन लाएंगे। और दोस्तों यहीं से जो है रेगुलेशन एक्ट जो है स्टार्ट हुए। जैसा कि हमें पता है पिछली क्लास में कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। इसमें बेसिकली जो है सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई। मद्रास और बॉम्बे की पावर को छीन लिया गया, और धीरे धीरे जो है ये पावर बंगाल को देना स्टार्ट कर दिया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि मिल गई, और वो जो है इन दोनों से ऊपर हो गया। इसी एक्ट में एक चीज और हुई थी। 1774 में कैलकाटा में जो है एक सुप्रीम कोर्ट बना था, और ये सुप्रीम कोर्ट आगे चल के मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट किया था, जो कि 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था बेसिकली दोस्तों वो इसीलिए आया था क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनके बीच में जो है
एक प्रॉब्लम्स, एक टसल स्टार्ट हो गया, क्योंकि किसी को भी अपनी पावर्स का पता नहीं था कि किसको क्या मैनेज करना है, किसको क्या नहीं मैनेज करना। इसी को देखते हुए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जिसमें जो है दोनों की पावर्स को बाइफरकेट करके क्लियरली जो है बता दिया गया। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम था, उनके नाम पे ये एक्ट आया, और इस एक्ट में बेसिकली दो बॉडी बनी, एक जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को जो है पावर दी गई पॉलिटिकल अफेयर्स संभालने के लिए, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज को संभालने के लिए। इस तरीके से एक काइंड ऑफ डबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जो है 1784 से स्टार्ट हो गया। हम आगे चलते हैं दोस्तों, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके बाद आया चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813। इसमें जो है ब्रिटेन की जो ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी थोड़ी थोड़ी पावर्स जो है छीनना स्टार्ट करने का प्रोसेस यहां से आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि जो उसको मोनोपोली मिली थी इंडिया में आके ट्रेड करने की, वो मोनोपोली जो है उससे ले ली गई। बस उसको सिर्फ दो चीजों में मोनोपोली दी गई थी, एक ट्रेड इन टी और दूसरा ट्रेड विद चाइना। यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्ट की बात थी। एक बात और थी 1813 के एक्ट में, कि जो है हर साल 1 लाख रुपए देने की बात हुई थी, इसके लिए कि मिशनरी एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करने के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और उसके बाद हमारा आया था चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833। चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833 में, जैसा मैंने आपको बताया था कि चार्टर्स एक्ट ऑफ 1773 में सेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, जो मद्रास और बॉम्बे से जो उनकी पावर्स छीन के बंगाल को देना स्टार्ट कर दिया गया था, वो जो है चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833 पे आके पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि मिल गई थी, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। उसके बाद की कहानी पे हम आते हैं दोस्तों, जो उस टाइम के चार्टर्स एक्ट का लास्ट एक्ट प्रूव हुआ था, वो था 1853। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने दोस्तों पढ़ी थी कि ओपन जो है एग्जामिनेशन, ओपन कंपटीशन की बात हुई थी, जो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से, जो कि हमारे आज के यूपीएससी के जो है उस टाइम पे सीड बनी थी, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ब्यूरोक्रेसी दोनों आपस में बहुत मिले हुए थे। ब्यूरोक्रेसी जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत हेल्प करती थी करप्शन करने में, और वो चीज जो है 1853 के ओपन कंपटीशन के एक्ट के बाद जो है खत्म हो गई। तो दोस्तों ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये हमने पिछली क्लास का रिवीजन किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि आप एक डॉट्स अपने दिमाग में एक स्टोरी बना सकें। और आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और हम पढ़ते हैं कि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की शुरुआत हुई कहां से। बेसिकली जब आप 1853 के एक्ट पे बात खत्म हुई थी, उसके बाद बहुत चीजें जो है, आज मैं आपको पॉलिटी एक तरफ और जो है मॉडर्न हिस्ट्री एक तरफ, जो कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री का टीचर तो नहीं हूं, पर मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि उस टाइम पे हमारे देश में हो क्या रहा था, ताकि आप उस चीज से बहुत आसानी से जो है पॉलिटी को कनेक्ट कर पाएंगे, कि आपको पता चल पाएगा कि देश की सिचुएशन ऐसी चल रही थी और उस हिसाब से हमारे लॉज ऐसे बन रहे थे। तो ये चीज आपके लिए जो है बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं ये आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा जो है इमेज क्रिएट करूंगा हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की उस टाइम पे। तो बेसिकली ये साल 1853 का है, और एक जो है लॉर्ड डलहौजी नाम का आदमी जो है इंडिया के गवर्नमेंट में, इंडियन सिस्टम में एंटर कर चुका था, और उसकी जो पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये पॉलिसी जो है इंडियंस को बहुत सताने लगी थी, खासकर हमारे रजवाड़ों को, क्योंकि जो है उसने कहा था कि जिसका नेचुरल हेयर नहीं होगा उसकी सारी प्रॉपर्टी हम ले लेंगे। और ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इससे उसने 17
जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको आप अगर नोट करेंगे थोड़ा बहुत अपने नोट्स में तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैंने जो बेसिकली आपको पीपीटी बनाई है, ये पीपीटी भी आपके लिए काफी हेल्पफुल है, आपको जो है रिवीजन करते समय काफी हेल्प देगी। बट उसके बावजूद भी अगर जो मैं 2-4 पॉइंट्स लिख रहा हूँ इसको आप नोट करते चलेंगे तो ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। तो जैसा मैं बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से सतारा, झांसी, नागपुर और अवध, अवध ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस, ये सब जो है इलाकों को जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया अपने पास, अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये चीज जो है इंडियन सेंटिमेंट्स को उस टाइम पे बहुत भड़का रहा था। उसके बाद जो है एक बात चल रही इस वहां पे उस टाइम पे चल रही थी कि व्हाइट मैन बर्डन, क्योंकि उनका कहना था कि हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपको एक जेंटलमैन बना रहे हैं, ये बेसिकली हमारे ऊपर जो है एक बर्डन है आप लोग। और ये चीज जो है हमारे देश के लोगों को काफी बुरी लग रही थी। उसके बाद हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज में इंटरफेयर करना, उसके बाद हमारी लैंग्वेजेस पे इंटरफेयर करना, अपनी इंग्लिश को प्रमोट करना, ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा उस समय देश में दिक्कतें पैदा कर रही थी। बट जो लास्ट चीज जिसने एकदम से बर्स्ट आउट कर दिया था वो चीज थी जो कार्टराइज, जो उन लोगों ने उस समय इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जो है काऊ और पिग का मीट लगा हुआ था। जितने भी हमारे इन्फेंट्री के सोल्जर्स थे उनको जो है कार्टराइज को मुंह से काटना होता था, और काऊ जो है हिंदूज के लिए सेक्रेट था, और जो है पिग जो है मुस्लिम्स के लिए अबेंडन चीज थी। और ये चीज जो है इतना तेज भड़की आग इसकी कि मंगल पांडे ने मेरठ में जो है एक क्रांति खड़ी कर दी, और जिस क्रांति को नाम हम 1857 की क्रांति मानते हैं। ये कहानी उस टाइम की है दोस्तों, और ये चीज जो है एक टर्निंग पॉइंट बनी। इसमें जो है डिफरेंट जगह से, चाहे वो दिल्ली के बहादुर शाह जफर मुगल एम्परर हो, या फिर मेरठ में, या फिर कानपुर में टांटिया टोपे, या फिर लखनऊ में बेगम हजरत महल, और बिहार में कुंवर सिंह, ऐसे कर करके ये जो है मूवमेंट बहुत जगह फैल गया। और इस मूवमेंट की वजह से जो है देश में पहली बार ऐसा विद्रोह हुआ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अंदर से हिला दिया और ब्रिटेन को सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर ये चीज आगे भी हुई तो हमें जो है बहुत जल्दी जो है भारत छोड़ना पड़ेगा। पर ब्रिटेन जो है बहुत शातिर थी दोस्तों, उनकी जो पार्लियामेंट थी बहुत शातिर थी, और इस चीज का आगे उन्होंने किस तरीके से जो है फायदा उठाया मैं आपको बताता हूं। इसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्होंने लागू किया, और इस एक्ट को बोला एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। अब ब्रिटेन पार्लियामेंट जो है वहां बैठे बैठे अगर कोई बात बोल रहा है कि ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, तो इसमें कुछ तो बात होगी सोचने लायक। उन्होंने ऐसे ही तो नहीं बोल दिया होगा। और इसकी कहानी मैं आपको समझाता हूं कि इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस क्यों बोला। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 1784 में 2 बॉडीज बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इन दोनों बॉडीज को 1858 की एक्ट में जो है एबॉलिश कर दिया गया, और उसके बाद जो है ब्रिटेन ने 2 नई बॉडी बनाई, एक थी वाइसरॉय और दूसरी थी सेक्रेटरी जनरल। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा आप अगर मैप से समझेंगे, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है बट मैं एक आपको रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बता रहा हूं कि इंडिया को रूल करने के लिए तो यहां पे वाइसरॉय हुआ करता था, और एक यहां पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, ब्रिटेन पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब आप लोगों को ऐसा लगता होगा, जो लोग ज्यादा डीपली इस चीज पे नहीं जाते हैं, कि जहां पे ये बता दिया जाता है कि 2 बॉडी की फॉर्मेशन हुई थी, वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो आपको लगेगा कि दोनों इंडिया में ही थे। बट ये चीज ऐसा नहीं थी। वाइसरॉय इंडिया में कंट्रोल कर रहा था, पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो ब्रिटेन की जो है कैबिनेट में बैठता था, और वो वहां पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट को अनस्टेबल होता था। तो बेसिकली जब
वहां की ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ये कहा कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट हम इंडिया में दे रहे हैं, तो वो बेसिकली ये कहना चाहते थे कि हम एक आपको आंसरेबल गवर्नमेंट दे रहे हैं, और अब जो है आपकी जो गवर्नमेंट होगी वो हमें रिपोर्ट करेगी। अब ये कहानी ऐसे होती थी कि जो इंडिया में जितने अफेयर्स होते थे वो तो वॉइस रॉय देखता था, पर वॉइस रॉय जो है रिपोर्ट करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो ब्रिटेन में कैबिनेट में बैठा रहता था, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था वो बेसिकली जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट को जो है रिपोर्ट करता था। तो ये बेसिकली एक आंसरेबल गवर्नमेंट बन गई थी, और इस गवर्नमेंट को, इस प्रोसेस को, इस वे को जो है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट बोला जाता था। और जैसा कि मैंने बताया था कि दो नई बॉडी का जो है फॉर्मेशन हुआ था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइस रॉय की, और दो बॉडी को जो है एबॉलिश कर दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो भारत के पहले वाइस रॉय बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो आइए हम पीपीटी में देखते हैं। अब आप इस पीपीटी को देखेंगे तो इस पीपीटी को आपको पढ़ना कैसा, मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं, जो मैंने आपसे पहली क्लास में बोला था कि मैं आपके दिमाग में पॉलिटी को ऐसे इमेज के रूप में डालना चाहता हूं। तो दोस्तों ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये पॉलिटी, जब आप पीपीटी खोलेंगे तो इसको पढ़ना कैसे। यहां पे आपके की प्रोविजंस लिखे रहेंगे। ये की प्रोविजंस जो हैं, एक सेकेंड, की प्रोविजंस जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और जब आप जो है इन पॉइंट्स को रट लेंगे, इस पॉइंट्स को पहली बार पढ़ लेंगे, तो जब आप एग्जाम में रिवाइज करने जा रहे होंगे तब आपको सिर्फ जो है एग्जाम रिलेटेड कीवर्ड्स देखने रहेंगे। आप बस अपनी नोट्स उठाएंगे, आप देखेंगे एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट, अच्छा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वाइस रॉय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आंसरेबल था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ब्रिटेन पार्लियामेंट को थी आंसरेबल, और जो है आपका ये चीज यहाँ पे हो जाएगा। फिर आप वाइस रॉय पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वाइस रॉय और सेक्रेटरी ऑफ दो बॉडी फॉर्म हुई थी। एंड ऑफ डबल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट क्या थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हमने एबॉलिश कर दिया था। लॉर्ड कैनिंग हमारे पहले वॉइस रॉय बने थे। ये आपको इस वे में जो है इन शॉर्ट आप एक सेकंड में एक स्लाइड रिवाइज कर लेंगे। तो यही चीज आप अगर इसको पढ़ेंगे तो सेम जो है यही चीजें आपकी की प्रोविजंस में दे रखी हैं कि डबल गवर्नमेंट को एबॉलिश किया गया था, वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग बने थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का फॉर्म हुआ था। पर इसमें जो है एक स्टोरी और है, वो स्टोरी जो है बहुत अंदर तक है। आपने कभी गौर किया होगा तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में हुई, बहादुर शाह जफर, फिर कानपुर, फिर लखनऊ में बेगम हजरत महल, और फिर बिहार में, तो ये सब जब आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो ब्रिटेन ने बहुत चालाकी से अपना दिमाग लगाया, और जो मैं आपको बता रहा था ना कि डिवाइड एंड रूल, वो डिवाइड एंड रूल का खेल उन्होंने कैसे खेला है दोस्तों, ये आपको अब समझ में आएगा। उनको ये लगा कि यार ये तो जो लड़ाई हुई थी ये कोई मास मूवमेंट तो लड़ाई थी नहीं, ये लड़ाई तो बेसिकली राजाओं ने लड़ी थी, प्रिंसली स्टेट्स ने लड़ा था। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि प्रिंसली स्टेट्स को ही जो है अपने काबू में ले लें। और प्रिंसली स्टेट्स से जो है उन्होंने कहा कि हम आपसे सुज़ेरेनिटी, सुज़ेरेनिटी साइन करवाएंगे। सुज़ेरेनिटी है क्या बेसिकली दोस्तों, सुज़ेरेनिटी ये कहता है कि ये अगर आपकी प्रोविंशियल, ये आपकी प्रिंसली अगर गवर्नमेंट है, प्रिंसली स्टेट है, अगर सपोज प्रिंसली स्टेट मतलब जो आपका रजवाड़ा है वो है, तो आपके जो इंटरनल अफेयर्स जो भी रहेंगे वो आप खुद जो है मैनेज करेंगे, बट जो आपके जो है बाहर के एक्सटर्नल अफेयर्स या डिफेंस वाली सिस्टम रहेगी वो जो है ब्रिटिश जो है उस पर कंट्रोल करेगी। अब प्रिंसली स्टेट्स को जब ये बात पता चली तो उनको लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, हम अपना मजे से इंटरनल अफेयर देखेंगे और ये डिफेंस वगैरह का जो है जो भी लफड़ा होगा ये बेसिकली जो है ब्रिटिश देखेगी अपनी। अब उसमें क्या इनकी चाल थी, उसमें इनकी चाल ये थी, और हाँ उसके जो है एवज में इन लोगों ने कहा था कि आप हमको कुछ टैक्स दोगे। अब भाई प्रिंसली स्टेट थे, रजवाड़े थे, उनके पास पैसों की तो कमी थी नहीं, तो उन लोगों ने आराम से इस बात पे हामी भर दी कि हाँ ये ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने किस तरीके से, आप देखिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जो डिवाइड एंड रूल का जो बीज जो है उन्होंने यहां से बोना स्टार्ट किया। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं।
अब 1861 के एक्ट में आते हैं। 1861 का एक्ट जो है, अब लॉर्ड कैनिंग को ये रियलाइज होने लगा कि सिर्फ और सिर्फ हम जो है प्रिंसली स्टेट्स को ऐसे डिवाइड एंड रूल करके तो हम इंडिया पे काबू कर नहीं पाएंगे, तो हमें जो है कुछ ना कुछ नई चाल चलनी पड़ेगी। उसने कहा क्यों ना जो है हम अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाके जो है कुछ मेंबर्स को, इंडियन मेंबर्स को लाना स्टार्ट कर दें। और बेसिकली उस टाइम पे 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था, जिनका था राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा। ये बहुत ही फेमस नाम है, ये जो बेसिकली जो बच्चे तैयारी करते हैं तो इनको याद रहता है ये नाम। अब उन्होंने इसमें क्या उनको दिया कि आपको नॉमिनेशन करके ले तो आएंगे, पर आप बजट नहीं डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चंस क्रॉस क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। अब बेसिकली उस समय की सिचुएशन आप समझ लीजिए कि देश में ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको एंट्री भी नहीं मिल रही थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब वहां पे आपको एंट्री मिलने लगी तो लोग तो यार इसी में ही खुश हो जाएंगे कि चलो जहां कुछ नहीं मिल रहा था कुछ तो मिलने लगा, अब मैं उस पर ये भी सवाल उठाने लगूं कि मेरे को सवाल भी पूछना है, मुझे बजट भी डिस्कस करना है, तो इससे बेटर जो है कि मेरे को एंट्री ही मिलने लगी धीरे धीरे, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बट इसमें जो है उनका खेल आप देखिए कि उन लोगों को जो राजा और बनारस और महाराजा और पटियाला और सर दिनकर राव, इनको जब नॉमिनेट किया, आप बेसिकली अगर एक चीज समझेंगे आज के पॉलिटिकल सिस्टम में भी एक दो वे होते हैं पार्लियामेंट में जाने के, या तो इलेक्ट होके जाना या तो नॉमिनेट होके जाना। तो जो इलेक्ट होके जाते हैं वो तो अपनी बात जो है एकदम अच्छे से रखते हैं, पर जो नॉमिनेट होके जाते हैं ना, उनकी जो एक काइंड ऑफ वो अपने आप को फेवर देने लगते हैं जिसने उनको नॉमिनेट किया है, क्योंकि उनको लगता है कि यार इसने तो हमें नॉमिनेट किया है तो इसके प्रति तो हमें थोड़ा वफादार होना चाहिए। यही चीज जो है डिवाइड एंड रूल की जो अब बीज है, अब धीरे धीरे जो है यहां से पढ़ना स्टार्ट हो गई थी जहां प्रिंसली स्टेट से, और वो कैसे कैसे जो है रिलीजन और कास्ट में बटेगी ये मैं आपको आगे की कहानी में समझाता रहूंगा दोस्तों, तो आप इसको समझिएगा। और इस एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई थी कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है फिर से स्टार्ट हो गया था। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस बेसिकली दोस्तों ये था कि जो हमने मद्रास और बॉम्बे की पावर छीन के बंगाल को देखकर उसको एक सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया था, अब हम उसको फिर से जो है वापस देना प्रोसेस स्टार्ट कर दिए थे डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। और इसमें यह हुआ था कि एक पोर्टफोलियो सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। अब पोर्टफोलियो सिस्टम बेसिकली है क्या, जैसे आज की गवर्नमेंट जो होती है, सपोज मान लीजिए कि ये आपकी आज की मोदी जी की गवर्नमेंट है। अब इसमें जो है हम कुछ कंपार्टमेंट्स बना लेते हैं। ये कंपार्टमेंट्स जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो है डिफेंस को कर रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कर रहा है, ये फूड को कर रहा है, ऐसे कर करके डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बनी हैं। यही उस टाइम का पोर्टफोलियो सिस्टम था और यही से जो है स्टार्टिंग हुई थी कैबिनेट की। जो कैबिनेट सिस्टम आज हमारे यहाँ है उसकी जो है कहीं ना कहीं बीज जो है यहीं से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जो है एक ऑर्डिनेंस भी जो है वाइस रॉय को पावर मिली थी कि अब ऑर्डिनेंस भी डाल सकता है। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आज के टाइम से हम देखें तो प्रेसिडेंट को मिली है, आर्टिकल 123 में दिया गया है, और उसमें बेसिकली ये होता है कि अगर पार्लियामेंट जो है फंक्शन में नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे जो है प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, और उसकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है 6 मंथ प्लस 6 वीक्स होती है। ये टाइम पीरियड कैसे है, ये जब मैं आपको प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ाऊंगा एग्जीक्यूटिव्स में तो उसमें मैं आपको ये चीजें बहुत आराम से बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, उस टाइम पे आपको अच्छे, ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं ऑर्डिनेंस का क्या मतलब है। तो 1861 की जो एक्ट्स थी उसमें यही हुआ था। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब कहानी 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट पे हम आते हैं। तो आप 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट को थोड़ा सा आप रिवाइज करें, इसमें जो लिखा हुआ है उसके बाद जो है मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। तो बेसिकली दोस्तों ये हुआ था 1892 के जो है
अब आप इसको जो है मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पीरियड पे सोचिए कि उस टाइम पे चीजें क्या भारत में हो रही थी, इस पे आप थोड़ा दिमाग लगाने सोचिए। 1885 में हमने पढ़ा था एओयू ने जो है कांग्रेस की स्थापना कर दी थी, अच्छा सही है। फिर उसके बाद हमने अपने मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा था कि नरम दल गरम दल कुछ ऐसा फॉर्म होने लगा था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट टाइप का हम उसको कुछ नाम देते थे, ये भी बात चलो समझ में आ रही है। अब ये कहानी आप यहीं रुक जाइए। मॉडरेट्स, अच्छा मॉडरेट्स क्या करते थे? मॉडरेट्स जो है प्रेयर्स पेटिशन करके जो है अपनी बात को लागू कराना चाहते थे। मॉडरेट्स ने एक स्लोगन भी दिया था कि जो है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब आप रुकिए, अब आप यहां पे सोचिए, अब आप अपने पॉइंट पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारे भारत में एक ऐसी जमात बन गई थी जो कि पढ़ी लिखी जमात थी, जिसको जो है ब्रिटेन की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सब जो रूल्स रेगुलेशंस ये सब जो काउंसिल्स एक्ट लेकर आ रही थी, जो लॉज लेकर आ रही थी, ये चीजें अब उनको समझ में आने लगी थी कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है। अब वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेट होके अंदर बैठने में एग्जीक्यूटिव में वो खुश नहीं थे। अब उन्होंने कहा अब हमको भाई बजट भी डिस्कस करना है, अब हमको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछने हैं, ये सब चीजें आप नहीं चला सकते। और यही चीज जो है इंडियन काउंसिल एक्ट्स में 1892 में हमने जो है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को जो है एक्सपैंड किया था, और उसमें जो है हम बजट डिस्कशन और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है पूछने का उनको अधिकार दिए थे। अब इसमें एक चीज और थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन। वर्ड इलेक्शन जो है कभी भी इस टाइम तक जो है ब्रिटेन की जो एक्ट्स बनते थे इन सब में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या इससे पहले कभी भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इलेक्शंस या इनडायरेक्ट इलेक्शंस का नाम नहीं लेती थी, बट बेसिकली वो छुप छुपा के काम वही कर रही थी। उन्होंने कहा अब जो जाएंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो ऐसे नहीं जाएंगे, उनको नॉमिनेट किया जाएगा, नॉमिनेट डिफरेंट लोकल बॉडीज करेंगे, चाहे पंचायत हो गए, चाहे जमींदार हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, म्युनिसिपैलिटीज और जमींदार। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली जो है एक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ही हो रहा था, और वही चीज जो है यहां पे मैंने लिखी है। अब आते हैं दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1909, जिसको हम मॉले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉले जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जैसा मैंने आपको बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठता था, और लॉर्ड मिंटो जो था वो वॉइस रॉय था जो कि भारत में बैठ के गवर्न करता था। अब इसको जो है मॉले मिंटो को हमने बेसिकली यहाँ पे बोला था फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है स्थापना की थी। अब दोस्तों मैं आपको दो वर्ड्स के बीच में आज जो है ना डिफरेंस बताने जा रहा हूं, और ये चीज आपको जनरली बुक में नहीं मिलेगी। रिजर्वेशन वर्सेस सेपरेट इलेक्टोरेट। अब रिजर्वेशन क्या होता है? रिजर्वेशन आपने सुना होगा कि हमारी आज भी जो है काफी ऐसी ऐसी जो है हमारी जगह होते हैं, टेरिटरीज होती हैं, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसको बेसिकली हम कहते हैं, जहां पे SC ST की सीट रिजर्व्ड होती है, जहां पे वुमेन्स की सीट रिजर्व्ड होती है। तो ये रिजर्वेशन तो आज हमारा और पहले भी था, और कॉम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट में भी जो है बेसिकली जो 1909 के एक्ट में मुस्लिम्स को प्रोवाइड किया गया था, ये भी वही चीज बात कर रहा था कि जो है इनको मुस्लिम्स को एक रिजर्व्ड सीट दे दी जाएगी। बट हमारे इस रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट में फर्क क्या है? रिजर्वेशन में और इस क्या होता है कि जो इलेक्टोरल रोल बनती है वो बेसिकली जो है उसमें सब लोग वोट करते हैं, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कम्युनिटी का, कोई भी रिलीजन का हो। अगर आप एक वैलिड वोटर हैं, अगर आपकी एज 18 ईयर्स के प्लस में है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो आपका नाम इलेक्टोरल रोल में होगा। बट सेपरेट इलेक्टोरेट में ये बेसिकली हुआ था कि जो है उन लोगों को ऐसा कहा गया था जैसे मुस्लिम्स को
रिजर्व सीट दी गई, तो अब इनको वोटिंग भी जो है सिर्फ मुस्लिम्स करेंगे। और अब आप देखिए कि कैसे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स यहां से जो है ब्रिटिश ने स्टार्ट कर दी थी। और ये चीज क्यों की थी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे दोस्तों, तो 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी। और ये चीज जो है, अब उनने पहले प्रिंसली स्टेट्स को डिवाइड एंड रूल किया, अब वो मुस्लिम्स को करेंगे। और अब आगे आगे एक्ट्स में आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे, चाहे वो सिख हो, एंग्लो इंडियंस हो, क्रिश्चियंस हो, इन सबको जो है कैसे इनको अपीज करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का एक्सटेंड करते रहेंगे। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। और इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार इंडियन एक पहुंचे थे और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये जो है फैक्चुअल है, स्टेटमेंट है, इसको आप याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम्स में चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, तो ये इसमें पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। अब ये सिचुएशन आप थोड़ी सी समझिए। 1919 का वक्त था, उससे पहले जो है एक बहुत फेमस पर्सनालिटी की इंडिया में एंट्री हुई थी। और थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार वो तो हमारे बापू थे, गांधी जी की एंट्री हुई थी। अब गांधी जी जब इंडिया में एंट्री किए तो उन्होंने देखा कि इंडिया तो इंडिया बन के तो जो है अपनी डिमांड्स रख ही नहीं रहा है ब्रिटेन गवर्नमेंट सामने। प्रिंसली स्टेट्स अलग चल रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से लोग अलग चल रहे हैं, तो इंडिया तो बेसिकली एक फॉर्म ही नहीं हो रहा है। और इस चक्कर में ब्रिटेन जो है डिवाइड एंड रूल का हम पे फायदा उठा रहा है। तो गांधी जी ने जो सबसे पहले कोशिश ये की कि मुझे यार इंडिया को यूनाइट करना पड़ेगा। अगर मैं इंडिया को एक यूनाइट करूंगा नहीं, एक मुट्ठी में नहीं लेकर आऊंगा, तो हमारी बात, हमारा जो डिमांड्स हैं वो कैसे मास मूवमेंट में पहुंचेगा। और ये चीज जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमने पहली बार प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की। पर ब्रिटेन भी बहुत चालाक थी। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे इसके आगे जो है ना कहानी इतनी मजेदार होने वाली है ना, कि दोनों लोग, इंडियंस अपना दिमाग लगा रहे हैं, ब्रिटेन अपना दिमाग लगा रहा है, और दोनों के आपस बीच में टसल चलेगी कि कौन किसको ऊपर करके जो है नीचे गिराना चाहेगा। तो ये अब आगे कहानी में मजा आने वाली है दोस्तों। तो 1919 का जो गवर्नमेंट एक्ट था, इसमें हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांगी, पर ब्रिटेन ने हमसे जो है खेल खेल दिया। उसने हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो नहीं दी, पर ऑटोनॉमी के नाम पे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पे उसने हमें डायरची दे दी। अब ये डायरची क्या चीज है भाई? तो उसने जो है ना दो लिस्ट बना के दे दी। एक में जो है उसने वाइसरॉय की लिस्ट बना के दे दी, और दूसरे में उसने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना के दे दी। अब वॉइसरॉय की जो लिस्ट थी उसमें बेसिकली जितनी भी चीजें रहती थी वो वॉइसरॉय मैनेज करता था, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की जितनी चीज रहती थी उसको उसने जो है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक में रखा ट्रांसफर्ड और रिजर्व, और ये जो रिजर्व वाली सीट्स थी ये अंडर कर दिया गवर्नर के। अब मजेदार कहानी सुनिए आप इसके बाद, जो इन लोगों ने खेल खेला था। वो इन लोगों ने ऐसा खेल खेला कि गवर्नर तो बेसिकली आपका वॉइसरॉय के अंडर था, और जितनी मेन चीजें रहती थी, जैसे ट्रांसफर्ड लिस्ट में दे दिया इंडियंस को छोटी मोटी चीजें कि भाई आप डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ पे स्कूल बनाना है, कहाँ पे आपको हेल्थ की आपकी फैसिलिटीज बनानी है। अब इंडियंस खुश हो गए। इंडियंस सोचे कि चलो यार ये तो अच्छा मिल गया, कम्युनिटी हेल्थ हम यहाँ बनवा लेते हैं, कम्युनिटी हॉस्पिटल्स बनवा लेते हैं, यहाँ कम्युनिटी टाइप के स्कूल्स बनवा लेते हैं। अब इतना डिस्कशन करने के लिए तो हमें ट्रांसफर्ड लिस्ट में जो है चीजें मिल गई, बट अब इसको बनवाने के लिए पैसा कहां से आएगा? और वो पैसा जो है इनका, अब खेल समझिए, इनने रिजर्व लिस्ट में जो फाइनेंस था वो रिजर्व लिस्ट में, रिजर्व लिस्ट गवर्नर के अंदर में, गवर्नर जो है वॉइसरॉय के अंडर में, मिलना फिर से वही ठेंगा, मिला कुछ नहीं। अब जो है ये चीजें उस टाइम पे लोगों को समझ में आ गई, हमारी पार्लियामेंट को, और कांग्रेस ने बेसिकली ये स्टेटमेंट दिया था कि इट इज अनवर्दी ऑफ taking things from Government of India Act 1919 and it is also unworthy of Britishers of giving this thing, कि आप जो दे रहे हो तो गंदा है ही, और अगर हम इसको ले रहे हैं तो हम तो और भी मतलब समझिए गलीच आदमी लोग हैं। तो ये बेसिकली कहानी यहाँ पे थी।
अब इसमें कुछ नई चीजें भी आई थी, बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म बेसिकली आपका क्या है, जैसे आज के टाइम पे मैं बताऊं तो लोकसभा और राज्यसभा, बट इसमें जो है और खेल खेला उनने। उनने कहा तो था बाइकैमरलिज्म हम दो बॉडी बनाएंगे, पर उन्होंने अपनी प्रिंसली स्टेट्स को जो है अपीजमेंट करने वाली जो पॉलिटिक्स थी वो अभी भी खत्म नहीं की थी, वो डिवाइड एंड रूल वाली। अब यहाँ पे उनने एक प्रिंसली चैम्बर्स भी बना दिया प्रिंसली स्टेट्स को ये बताने के लिए कि देखो भाई हमने आपके लिए एक अलग से बॉडी बना दी। फिर यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई थी। यहाँ पे 1926 में हमने एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया था। इसको जो है बेसिकली, और हाँ एक चीज और था, ये मॉन्टेगू शेलफॉर्ड रिफॉर्म्स बोला जाता है इसको। और मॉन्टेगू जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और शेलफोर्ड जो है वॉइस रॉय थे इंडिया में। तो आप इसको देख सकते हैं, यही इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 में था। अब कहानी ये हुई कि जो है इस एक्ट से भारतीय तो खुश नहीं थे भाई। भारतीय को समझ में आ गया कि ये तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, अच्छे लेवल पे वो भी। तो इसके बाद जो है एनसीएम आया। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसी एक्ट की फेलियर की वजह से एनसीएम आया, बट इसका बहुत बड़ा रोल था। और ये रोल जो है एनसीएम को पहली बार इंडिया में आपको कहीं मास मूवमेंट दिखेगा जो है। फिर उसके बाद जो है चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से फिर गांधी जी ने उसको वापस ले लिया था, वो अपनी अलग कहानी है, पर ये बेसिकली हुआ था। पर इस एक्ट में एक चीज और आई थी, उसमें यह आया था कि आफ्टर 10 ईयर्स हम एक कमीशन फॉर्म करेंगे, जो कि ब्रिटिश ने कहा था कि हम इसको देखेंगे कि ये जो हमने आपको चीजें दी हैं, ये प्रोविजंस ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। बट इंडिया में उस टाइम पे इतनी चीजें घटित हो चुकी थी कि उनको ये चीजें पहले ही लानी पड़ी। और 1927 में साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। अब साइमन कमीशन जो है बेसिकली इन लोगों ने ऐसा बनाया कि उस कमीशन में इंडिया के बारे में इनको जो है डिस्कस करना था, जो हमने एक्ट्स दिए वो, बट इन लोगों ने इंडियन के एक भी मेंबर्स को उस कमीशन में नहीं डाला। उसमें जो है उसके बाद लाला लाजपत राय, राठी जो है चार्ज ऑफ ए सॉन्डर्स मर्डर, ये सब चीजें आपको पता होंगी। ये मॉडर्न हिस्ट्री का कोर मॉडर्न हिस्ट्री है, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, उसका अभी यूज भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसकी कहानी बताता, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा हमारा। बट ये ऐसा चीजें हो रही थी। साइमन कमीशन का फेलियर हुआ, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स दी, उसके बाद जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज के बाद जो है एक बहुत बल्कियर डॉक्यूमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के जो है बना। और इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स जो है शामिल थे। अब इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को जो है हम लोग बेसिकली ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रैंकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। इसमें हमने बहुत कंट्रीज से उनकी गुड प्रैक्टिसेस लिए हैं, पर हमने जो मेजर फीचर्स लिए थे वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए थे। इसमें जो है बहुत चीजें हुई थी, ऑल इंडिया फेडरेशन बनने की बात हुई थी, बट ये हो नहीं पाई क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने इसको माना नहीं। फिर जो है डायरची एट द प्रोविंशियल लेवल जो है खत्म कर दी गई थी और उसको बोला गया था कि हम सेंटर पे लेकर आएंगे, बट ये चीज भी कभी ऑपरेट नहीं हो पाई। फिर बाइकैमरलिज्म 6 प्रोविंसेस में आए थे। उसके बाद आरबीआई एस्टेब्लिश हुई थी और एक फेडरल कोड 1937 में बना था। तो ये जो है इसके एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। और हाँ, इसमें एक 3 लिस्ट भी बनी थी। जो हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की हमेशा बात करते थे, वो बेसिकली हमें इसमें से दिख जाएगी कि इसमें 3 लिस्ट बनी थी। जो आज के टाइम पे हमारा जो शेड्यूल 7 है, जिसमें हमें यूनियन लिस्ट, सेंटर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होता है, ये बेसिकली एक फेडरलिज्म का फीचर ही है कि जो है चीजें जो यूनियन की लिस्ट में होगी वो यूनियन देखेगा, जो स्टेट की लिस्ट में होगा वो स्टेट देखेगा, और जो कहीं भी नहीं होगा कॉन्करेंट लिस्ट वो फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को। वैसा ही कुछ जो है यहाँ पे उसका आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा कि फेडरल लिस्ट बनी थी, प्रोविंशियल लिस्ट बनी थी और कॉन्करेंट लिस्ट बनी थी। तो ये हमें यहाँ की कहानी 1935 की यहाँ पे खत्म होती है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको जो है एक चीज बताने जा रहा हूँ, एक कहानी समझाने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ इस कहानी को आप सुनिए। बस ये कहानी आपको एग्जाम में लिखनी नहीं है, बट मैं आपके सामने जो है कैसे आपको अपने देश को आजाद, हमारा देश कैसे हुआ है, ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूंगा। और आप इस चीज को जो है
थोड़ा सा समझिए। तो 1939 में कहानी ये हो रही थी कि वर्ल्ड वॉर टू जो है स्टार्ट हुआ। अब उस टाइम पे हिटलर जो है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पावर बन के जो है उसने ब्रिटेन को बोला था कि मैं तो तुम्हें उखाड़ फेंक दूंगा, और वो ब्रिटेन के पीछे पड़ गया। उधर जापान जो है एक इंपीरियलिस्टिक पावर बन के उभर रही थी, और जापान का सपोर्ट जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज, वो भी जो है उसका सपोर्ट कर रही थी। अब कहानी यहां से बढ़ना स्टार्ट हुई। अब ब्रिटेन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पहुंचा तो वो मिलिट्रीली थोड़ा सा वीक होने लगा। अब उस टाइम पे ब्रिटेन ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उसने ऑगस्ट ऑफर दिया इंडियन को, और ऑगस्ट ऑफर में उसने डोमिनियन स्टेटस की बात की। अब ये बेसिकली डोमिनियन स्टेटस ये होता है दोस्तों कि सपोज कर लीजिए कि ये आपका जो है कंट्री है, तो ये कंट्री के जो कंट्री एक ऑटोनॉमस बॉडी रहेगी कि अपने इंटरनल अफेयर्स सब कुछ खुद मैनेज करेगी, बट इस पे जो है एक ब्रिटेन क्राउन रहेगा ऊपर। और वो हिस और हर मैजेस्टी डिपेंड करेगा कि कौन जो है वहां का क्वीन है, उसके अंडर पे जो है ये बेसिकली हमारा कंट्री बनेगा। ये डोमिनियन स्टेटस की बात अगस्त ऑफर में कही गई थी। तो इंडिया ने सोचा कि यार ठीक है, बात तो मतलब एटलीस्ट हमें जो है स्वतंत्रता के नाम पे डोमिनियन स्टेटस ही मिल जाए, हम उसी में ही खुश हैं। तो 1940 में इंडिया ने ये बात मान के जो है ब्रिटेन का सपोर्ट करना वॉर में स्टार्ट कर दिया। अब ब्रिटेन का जब सपोर्ट कर रही थी इंडिया, तो फिर इंडिया को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि उस समय जो विंस्टन चर्चिल थे, जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो तो ये बात भूल के अपना बैठ गए ब्रिटेन में, और इस डोमिनियन स्टेटस की आगे कुछ बात ही नहीं हो रही है। फिर जो है, पर वही बात है ना यार, कोई भी आप पाप करोगे, कितना भी पाप करोगे, कितना भी बुरे कर्म करोगे, उसका घड़ा तो कभी ना कभी तो भरेगा ही ना। और वो घड़ा जो है इस तरीके से ब्रिटेन का भरा कि जो है उनकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलाई, जिसको वो समझते थे कि सिंगापुर पे हमारा एकदम दबदबा है, सिंगापुर तो हमसे कोई नहीं ले सकता, और जापान ने जो है सिंगापुर पे अटैक कर दिया। अब जब सिंगापुर पे जापान ने अटैक किया तो 6 महीने के अंदर जो है ब्रिटेन से सिंगापुर ले लिया उठा के, और अब वो सिंगापुर लेने के बाद जो है बर्मा की तरफ जाने लगे। अब ये कहानी जो है यहाँ पे विंस्टन चर्चिल को जो है परेशान करने लगी कि यार ये तो अब गड़बड़ हो रहा है। वो जो है अपनी 3 मिनिस्टर्स को 3 बॉडी फॉर्मेशन, जिसको क्रिप्स मिशन कहते हैं, उसने जो है उसमें 3 मिनिस्टर थे, एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। इनको जो है भेजा कि यार तुम जाओ इंडिया में, और इंडिया में इंडियन से बात करो कि हमारी सपोर्ट की जाए। अब ये तीनों जो है लोग अब आए डोमिनियन, बोले कि यार हम लोग आपसे डोमिनियन स्टेटस की बात कहे थे, तो डोमिनियन स्टेटस हम भूले थोड़ी ना, हम तो डोमिनियन स्टेटस आपको देने के लिए तैयार हैं, आप ले लीजिए। अब कहानी यहाँ पे दूसरी स्टार्ट हो गई। वहां पे क्रिप्स मिशन आया, जो 3 मिनिस्टर्स थे वो डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार थे। इंडिया की कांग्रेस जो है खुश हो गई कि हमें अब डोमिनियन स्टेटस मिलने जा रहा है, बट यहाँ पे राइज हो गया जिन्ना का। जिन्ना जो है आउट ऑफ नोवेयर आके उसने जो है पाकिस्तान की डिमांड कर दी। अब कहानी यहाँ पे हो गई गड़बड़। अब यहाँ पे क्लैश हो गया जिन्ना के पाकिस्तान के डिमांड का, और यहाँ पे यूनिफाइड कांग्रेस जो है एक यूनिफाइड इंडिया, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं, उसकी डिमांड करने पे एकदम चली। और इन दोनों के बीच में जो क्लैश हुआ, इसका फायदा जो है क्रिप्स ने उठा लिया। क्रिप्स ने बोला कि यार देखो, मैं डोमिनियन स्टेटस तो देने आया हूं, पर ये तुम लोग ऐसे लड़बड़ रहे हो, ये सब चीजें तो नहीं होंगी। अब जो है वो ये बात कह के वापस चला गया। अब कहानी आगे बढ़ती, कहानी के उसमें क्या हुआ कि अब 1942 का टाइम आ गया था ये। अब इस बात को जब ये चीजें हुई तो ये गांधी जी को बहुत बुरी लगी। गांधी जी ने कहा यार, जब अगस्त ऑफर में तुम 1940 में हमसे डोमिनियन स्टेटस की बात किए थे, हमसे कहे थे कि अपने सोल्जर्स को हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है हमारी हेल्प करने के लिए भेजो, तब तो तुमने ये सब हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी थी, और अब जो है जब देने की बारी आई तब तुम भाग गए हो। और गांधी ने अपने लाइफ का पहला अनगांधीयन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 8 अगस्त को लॉन्च कर दिया। और लॉन्च करने के बाद गांधी जी ने जो है स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो।
अब जो है जो करना है तुम लोग अपने हिसाब से कर लो। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, अब तक इतने मूवमेंट हो चुके थे, एनसीएम सीडीएम, और वो गांधी जी को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। उनको लगा कि भाई बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, पहले ही से हम वर्ल्ड वॉर 2 में जो है एकदम हमारी हालत एकदम गिरी जा रही है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर इंडिया में एक और विद्रोह हो गया तो हम ये तो नहीं संभाल पाएंगे। उन्होंने नेक्स्ट डे ही ऐसा किया कि जितने भी टॉप लीडर्स थे उनको सबको उठा के जेल में भर दिया, और ये जो मूवमेंट था ये लीडरलेस मूवमेंट हो गया। इसमें फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, उषा मेहता ने ऑल इंडिया रेडियो और बहुत चीजें चलाई थी, तो वो हिस्ट्री का पार्ट हो गया। बट बेसिकली मैं आपको जो कहानी समझाना चाह रहा था वो ये थी। अब अगस्त ऑफर जो है चलता रहा, कहानी ऐसे धीरे धीरे और बढ़ती गई। 1945 की में हम आ गए। अब 1945 में बेसिकली हुआ ये कि जो है वर्ल्ड वॉर एंड हो गया, ब्रिटेन जीत भी गई किसी तरीके से। बट अब ब्रिटेन जो जीत गई थी, अब ब्रिटेन में वो बात नहीं थी जो पहले की बात थी, जो ब्रिटेन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री या हो बन के उभरी थी और बहुत ही कंट्रीज पे उसने अपना दबदबा बना के रखा था, सबको अपने एलाइज बना के रखे थे, सब पे अपना काबू बना के रखा था। वो बात अब नहीं रही। अब ब्रिटेन जो है बहुत फाइनेंशियली वीक हो चुकी थी और जो है मिलिटरली भी वो बहुत वीक हो चुकी थी। अब उसके बाद 1945 में जो है ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाले थे। अब ब्रिटेन इलेक्शन में बात ये हुई कि विंस्टन चर्चिल को लगा कि यार जीत तो मैं जाऊंगा भाई, मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है जिताया है, तो मेरे देश के लोग इतना तो मेरे लिए करेंगे ही कि मेरे को जिता देंगे। अब वहां पे एकदम कहानी बदल गई, जज्बात बदल गए, एकदम ही पूरा खेल बदल गया। ब्रिटेन के लोगों ने वहां की लेबर पार्टी को जिता दिया, क्लेमेंट एटली को। अब क्लेमेंट एटली जो है पावर में आ गया। क्लेमेंट एटली जो है उसको ये इंपीरियलिज्म और ये सब डोमिनियन स्टेटस ये सब उसको पसंद नहीं था। वो अपने देश की हालत देखा, वो सोचा भाई मैं अपना देश बचा लूं, मैं अभी फालतू में इंडिया पे ध्यान लगाऊंगा तब तो मेरा हो चुका, यहाँ भी नहीं संभाल पाऊंगा, वो तो जाने ही वाला है, हमारी इतनी बुरी स्थिति आ चुकी है। तो उसने सेकंड कैबिनेट मिशन भेजा। अब सेकंड कैबिनेट मिशन में फिर आया, फिर वही बात हुई, फिर कांग्रेस यहां से लड़ रही थी, फिर यहां से जो है जिन्ना ने अपना पाकिस्तान का राग अलापना चालू कर दिया। अब इस पे जो है बात एक टसल पे आ गई। तो वहां की जो सेकंड हमारी जो है आई थी ये कैबिनेट मिशन, तो उसने कहा कि ठीक है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस करा लेते हैं और उसमें चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, मुस्लिम लीग ने कहा वो भी मान गए और ये इलेक्शन हुआ। अब जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो कांग्रेस 208 सीट जीत गई थी और मुस्लिम लीग जो है 73 सीट जीत गई। जिन्ना का मुंह हो गया इतना सा, जिन्ना को लगा कि यार मैं तो अच्छा खासा जीतने वाला था, और प्रिंसली स्टेट्स ने जो है इस इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया था। तो उनका तो चलो अलग ही कहानी चल रही थी, वो तो ब्रिटेन की तरफ वफादार थे ही उस टाइम पे। अब ये हुआ तो मुस्लिम लीग जब 73 सीट जीता, अब जिन्ना गया पागल। जिन्ना बोला मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाऊंगा ही नहीं, मैं उसको बॉयकॉट कर दूंगा, और उसने जो है डायरेक्ट एक्शन डे की जो है बात कर दी। अब डायरेक्ट एक्शन डे जब उसने जो है कहा तो उसमें क्या हुआ, बेसिकली इंडिया में बहुत कॉम्युनल राइट्स स्टार्ट हो गए। हिंदू मुस्लिम्स बहुत ज्यादा मार पिटाई कत्ल, जो आज तक हम लोग की जो पूरा हमने जितनी लड़ाइयां लड़ी, जिसको हम भारत को आजाद करने के लिए जो हम एक हुए थे, वो सारी चीजें अचानक से एकदम बदलने लगी। कांग्रेस को भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और कॉम्युनल राइट्स इतने हाई लेवल पे जा रही थी कि उसके बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन को 1947 में एज एन लास्ट वॉइस रॉय इंडिया भेजा गया। अब लॉर्ड माउंटबेटन जब इंडिया आए तो उन्हें 3 जून को जो है सबको बुलाया, बोला कांग्रेस को बुलाया कि भाई तुम इधर आओ, मुस्लिम लीग को बुलाया तुम इधर आओ, प्रिंसली स्टेट को बुलाया कि तुम इधर आओ। अब उन्होंने कहा जिन्ना से कि तुम्हें क्या चाहिए। जिन्ना बोला मुझे पाकिस्तान चाहिए। तो माउंटबेटन ने कहा जा ले, जब पाकिस्तान तुझे मैं दे रहा हूं। इंडिया से पूछा आपको क्या चाहिए, इंडिया बोले कि हमको, कांग्रेस ने बोला कि हमको अखंड भारत चाहिए, यूनिफाइड इंडिया। बोला कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा आपकी देश की सिचुएशन को देखते हुए, तो पार्टीशन तो होगा।
और बहुत दबे मन से जो है कांग्रेस ने फिर उस टाइम पे एक्सेप्ट किया, क्योंकि सिचुएशन उस टाइम पे ऐसी बन चुकी थी। आज हम यहाँ पे कुछ भी कहें, बट आप अगर उस टाइम पे जाएंगे ना, अगर आपको मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपने स्टोरी को इमेजिन किया होगा ना, तो आपको लगेगा कि यार उस टाइम पे सिचुएशन कितनी गड़बड़ हो चुकी थी। तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं तो मजबूरी थी कि पार्टीशन को एक्सेप्ट करने की बात तो हुई थी। अब प्रिंसली स्टेट्स की बात आई, प्रिंसली स्टेट्स को बोला कि जो हमने सुजरेनिटी आपको दे रखी थी वो अब गया खत्म। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी उनसे साइन करवा दिया, बोला कि अब हम आपको कोई सपोर्ट नहीं देंगे। अब आपके पास ये हम दे रहे हैं कि अब आपकी इच्छा है, अगर आपको इंडिया से मिलना है तो आप जाके इंडिया से मिलिए, और अगर आपको पाकिस्तान से मिलना है तो आप पाकिस्तान से मिलिए। 500 से प्लस जो है उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट से। और यहाँ पे रोल सबसे बड़ा आया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने सारी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट करके कम से कम हमारी जो पार्टीशन इंडिया थी उसको एक यूनिफाइड इंडिया बना के जो है रखा था। और ये कहानी ऐसी चलती रही, और 15 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ। रेड क्लिफ कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था, उसने जो है बेसिकली डिवीजन क्रिएट किया, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक अलग अलग देश बना के जो है दोनों देश आज़ाद हुए। और हम जो कहानी इतने दिनों से पढ़ते आ रहे थे, फाइनली आज हम जो है 1947 15 अगस्त को हम आज़ाद तो हो गए। खुशी थी कि हम जो है इतने बड़ी लड़ाई, इतने सालों की लड़ाई हमें जो है इस रूप में हमको मिल गई कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम आज़ाद हो गए। बट कहीं ना कहीं वो दुख जो है हमेशा बना रहेगा, आज भी बना हुआ है कि वो जो हमारा अखंड भारत था वो जो है उस टाइम पे टूट चुका था। तो दोस्तों ये वहां की कहानी थी। बट अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, अब माउंटबेटन ने जो भी कहानी बोली थी ये तो उस टाइम पे उसने बोल दिया था, बट इसको फॉर्मली लाने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आया था, जिसमें माउंटबेटन प्लान था पार्टीशन का, और पार्टीशन हुआ था प्रिंसली स्टेट्स का, लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी हुआ था, और इंडिया को और पाकिस्तान अलग अलग एक सोवरेन स्टेट्स बन गए थे। इसके बाद हम एक चीज देखते हैं कि हमने जो है अब क्लास ये जो भी हम मेरे को पढ़ाना था ये यहाँ पे खत्म हो चुका है दोस्तों। अब इसके बाद हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि आज की मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे हिस्टोरिकल एक्ट्स जितने आए थे उसका हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या सिग्निफिकेंस मिलता है। 1861 में हमने पढ़ा था कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वाइस रॉय को मिली थी, जो कि आज के प्रेसिडेंट को 123 आर्टिकल्स में मिलती है, आर्टिकल नंबर 123 में। पोर्टफोलियो सिस्टम जो आज हमारा मॉडर्न कैबिनेट सिस्टम है, ये भी हमारा 1861 के एक्ट से आया था। उसके बाद हमारे 1919 के एक्ट से बाइकैमरलिज्म आया था, जो राज्यसभा और लोकसभा का जो है डिस्टिंक्शन हुआ था, और डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। डायरेक्ट इलेक्शन की जो मैकेनिज्म थी ये भी जो है 1919 के एक्ट से ही मिला था। 1935 के एक्ट से, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में ये बना था, और ये एक्ट जो है बेसिकली हमें बहुत चीजें, इसकी फीचर्स हमने जो है आज की मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डाली है, जैसे फेडरल स्कीम हो गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, जुडिशरी स्ट्रक्चर, और पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी और स्टेट पीसी है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी रूट यहीं पे हमको मिलती है। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस और 3 लिस्ट जो हमारी जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो है कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिस्ट जो है ये हमारा जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही आया था। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। होपफुली जो है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज इस पे अपने फीडबैक पे अपना जो भी आपको राय देनी है इस पे अपनी राय दीजिए। और मैंने जो कोशिश की थी कि आपको जो है एक कहानी के रूप में, ये एक्चुअली ये चैप्टर सच में बोल रहा हूं पॉलिटी का बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा एक्ट्स हैं, इतने रूल्स हैं, तो इसको कनेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बट बेसिकली जो मैंने कोशिश की थी कि आपको जो है एक स्टोरी के फॉर्म में ये चीज मैं समझा सकूं, तो होपफुली मुझे लगता है कि मैं कहीं थोड़ा बहुत तो जो है सक्सेसफुल हुआ, और आपको जो है ये स्टोरी के फॉर्म में मैंने आपके दिमाग में इस चीज को डाल दिया है। और इस क्लास को जब आप इसकी पीपीटीज को रिवाइज करेंगे तो आपको ये पूरी क्लास जो है एज अ स्टोरी के फॉर्म में आपको लगेगी। और अगर ठीक है आपको एक्ट्स नहीं भी याद हुए आज की कौन सी एक्ट कौन से ईयर में आया था,
वो चीज इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे नहीं है, बट एटलीस्ट आपको एक स्टोरी कनेक्शन समझ में आ गया कि पहले क्या आया था, उसके बाद क्या आया, उसके बाद चीजें हमारी हिस्ट्री में कैसे चेंज हो रही थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए ब्रिटिश कैसे रूल्स बना रहे थे। ये चीज को अगर आप कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिए तो डेफिनेटली आपको अगर याद हो या ना याद हो, बट आप प्रीलिम्स के एग्जाम चाहे वो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कोई भी एग्जाम देंगे, आप आराम से अपने आंसर्स को जो है काट सकेंगे कि ये ऑप्शन कट जाएगा और आप जो है सही आंसर्स पे पहुंच जाएंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।